स्टूडेंट्स, रेमेडियल एक्सेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक टॉपिक लेकर आया हूँ बेटा, पीएच स्केल। और ये लास्ट वीडियो में या फिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर पीएच स्केल के बारे में डिटेल पर चर्चा की थी, और आज हम लोग पीएच पर आधारित न्यूमेरिकल करने वाले हैं बेटा। ठीक, तो पीएच पर आधारित न्यूमेरिकल करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं पीएच से रिलेटेड, उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसा कि पहला फॉर्मूला है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस सांद्रण बेस 10। H प्लस यहाँ पर ये ब्रैकेट जो होता है बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है? सांद्रण को, सांद्रता को, और इसका बेस क्या है? 10 है। अगर आप यहाँ पर POH की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, POH कहीं पर OH के रेस्पेक्ट में पूछा जाए, तो आप लोग यहाँ पर केवल और केवल जो सांद्रण आपने H प्लस लिया था उसकी जगह पे आप क्या लिख लेंगे? OH नेगेटिव, और यहाँ पर बेस 10। इसका मतलब OH नेगेटिव की सांद्रता के पदों में हम लोग किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे? POH के। इसके साथ साथ अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपसे डायरेक्ट H प्लस सांद्रण पूछा जाए और pH दिया हो, तो आप 10 की घात माइनस pH इस फॉर्मूले का यूज़ करके H प्लस सांद्रण कैलकुलेट कर सकते हैं। और कहीं पर अगर OH नेगेटिव सांद्रण पूछा गया हो, तो आप 10 की घात माइनस के POH लिखकर OH नेगेटिव का सांद्रण भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला और बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, पीएच प्लस POH इक्वल टू 14। इसका मतलब पीएच प्लस POH का योग जो रहता है वो कितना रहता है? 14 रहता है। आइए वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इस पर किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण दे देगा और आपसे पीएच पूछ लेगा। मैंने कहा 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण बेटा, इसे हम लोग शब्दों में इसलिए लिख रहे हैं कि वहाँ बच्चे गलत पढ़ लेते हैं इसे, और जल्दबाजी में वहाँ पर गलती हो जाती है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण, इस तरीके से आप हाइड्रोजन के नीचे अंडरलाइन करना। कभी कभी वो हाइड्रोक्साइड लिख देता है बेटा, क्या लिख देता है? हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण देगा तो OH नेगेटिव की सांद्रता दे रखी है। ठीक, आइए, तो यहाँ पर वो बोल रहा है हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मोल पर लीटर है। ठीक, और आपसे इस बिलियन का पीएच पूछ रहा है। पीएच तो हम लोग क्वेश्चन को पूरा नहीं लिख रहे हैं शब्दों में, और आप लोगों को समझ में आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा ये, और आपसे पूछ सकता है कि बिलियन का पीएच बताओ और बिलियन का जो नेचर है वह बताइए। नेचर का मतलब प्रकृति में आपको यह बताना होता है कि अम्लीय है या क्षारीय है। आइए किस तरीके से करते हैं इस न्यूमेरिकल को। जब आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण दे रखा है 1 × 10⁻⁻2 मोल पर लीटर, और अगर आपको पीएच कैलकुलेट करना है तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, पीएच इक्वल टू माइनस H प्लस सांद्रण बेस 10। अब देखिए, H प्लस सांद्रण की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। क्या बेटा? 1 × 10⁻⁻2, और इसको डायरेक्ट हम लोग 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं। और लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ये -2 क्या आ जाएगा बेटा? आगे आ जाएगा। तो पीएच इक्वल टू -2 log 10 बेस 10, और log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? 1 हो जाएगी, क्योंकि जब भी वैल्यू और बेस समान हो तो वह 1 हो जाता है लॉग में। तो pH इक्वल टू आपका हो गया बेटा माइनस प्लस हो जाएगा 2, और pH का कोई मात्रक नहीं होता है, केवल यह है आपकी pH वैल्यू आ गई इस बिलियन की 2। ठीक, इसके साथ साथ उसने पूछा था कि नेचर कैसा होगा। आप लोग जानते हो कि जब pH की वैल्यू बेटा लेस देन 7 तो बिलियन कैसा होता है? अम्लीय होता है। और अगर pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो तो बिलियन कैसा हो जाएगा बेटा? क्षारीय। और अगर pH की वैल्यू इक्वल टू 7 हो तो बिलियन कैसा होगा? उदासीन। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो pH की वैल्यू आ रही है वो 2 है, और ये लेस देन 7 है, इसलिए हम लोग कहेंगे बिलियन कैसा होगा बेटा? अम्लीय होगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वहाँ पर एग्जाम में आएगा। अगर यहीं पर वह हाइड्रोजन आयन सांद्रण की जगह पर क्या पूछ सकता है बेटा आपसे? हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दे दे। हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण उसने बोल दिया ये 10 की घात माइनस के 11 है, और आपसे पूछ लिया कि POH कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट करवा रहा है इस बार हमसे? POH। तो POH जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो
यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दे रखा है, तो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का मतलब है OH नेगेटिव सांद्रण, और यह दे दिया आपको 1 × 10⁻11 मोल पर लीटर। ठीक, और आपसे क्या पूछा गया बेटा, POH। अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, तो POH बराबर माइनस लॉग OH नेगेटिव सांद्रण और बेस 10। बताइए OH नेगेटिव सांद्रण की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁻11। तो हम लोग यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे 10⁻11 और बेस 10। अब ये बताइए पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, और POH बराबर -11 log 10 बेस 10। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1, और POH की वैल्यू आ गई 11। इस तरीके से आपने POH कैलकुलेट कर लिया। अगर यहाँ पर वह पूछता है आपसे कि विलयन का नेचर कैसा है, तो आप लोग क्या करके आओगे, विलयन का नेचर अम्लीय या क्षारीय है। तो देखिए बेटा ये POH 11 है, POH 11 है, तो बेटा pH की वैल्यू कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे pH की वैल्यू। तो pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो pH बराबर हो जाएगा 14 माइनस POH, और 14 माइनस POH की वैल्यू 11, और ये हो गया pH 3। इसका मतलब pH 3 है, और pH जो 3 है यह 7 से कम है, और नेचर हमारे विलयन का कैसा हो जाएगा बेटा, अम्लीय हो जाएगा। नेचर कैसा हो जाएगा, अम्लीय। अब बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं बेटा, गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, जैसे उन्होंने POH 11 निकाला तो वो सोचते हैं कि pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7। बेटा pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, ना कि POH, है ना। तो यहाँ पर pH ग्रेटर देन 7 है तब क्षारीय, और आप क्या कह रहे हो POH 11 है ना। तो इसका मतलब ये इसे क्षारीय नहीं कह सकते, ये कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये किसके रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, pH, जबकि आप क्या कैलकुलेट करके लाए थे, POH। तो इस चीज़ पर ध्यान देना, जब POH 11 है तो pH कितना है बेटा 3, इसका मतलब ये अब भी लेस देन 7 है, और आपका विलयन कैसा रहेगा, अम्लीय रहेगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन वो अक्सर पूछता है, आपको जो सांद्रण देगा वो किसी और आयन का देगा, और आपसे pH या फिर क्या पूछेगा, POH। जैसे उसने हमें दे दिया कि हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण इतना है, तो आप इस विलयन की क्या कैलकुलेट करिए, pH। ठीक, अब देखिए क्या करना है हमें। जब हम लोग pH कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है POH की वैल्यू सीधा सीधा आप लिख सकते हो। क्या, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये पावर है यही POH की वैल्यू है 11, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दे रखा था उसने। कौन सा सांद्रण दे रखा था बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस POH, और आपने ये लिख दिया 3 आ गया। तो बहुत आसान हो गया काम। तो आप लोग डायरेक्ट करना सीख गए। क्या करते हैं हम लोग, जो ये पावर दे रखी है यहाँ पर ये देख रहे हैं कि किस आयन की बात कर रहा है। अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन की बात कर रहा है तो ये पावर जो होगी बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, POH को। तो डायरेक्ट हमने लिख दिया POH इक्वल टू 11। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, आपसे उसने बोल दिया हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर है, और आपसे पूछ लिया POH का मान क्या होगा, POH का मान। तो बेटा क्या करना है आपको, ये देखो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब क्या दे रखा है बेटा आपको, H+ दे रखा है। तो जो पावर होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, PH को। तो इसका मतलब PH की वैल्यू कितनी हो गई, 5। सीधा सीधा PH 5 आ गया। तो अब POH मुझे निकालना है, तो POH निकालने के लिए क्या लिखूंगा, POH इक्वल टू 14 माइनस PH। इसी वाले फॉर्मूले का यूज़ कर लिया फिर से। तो 14 माइनस के 5, और ये हो गया बेटा आपका 11। तो यहाँ पर POH की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 11। और अगर वह पूछे आपसे विलयन कैसा है, तो विलयन बताते समय हम लोग PH पर ही फोकस करते हैं, लेस देन 7। इसका मतलब विलयन फिर से कैसा है बेटा मेरा, अम्लीय है। ठीक, और मुझे लग रहा है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। अब इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन में दे दिया उसने कि किसी विलयन का pH मान 4 है, तो विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण पूछा है बेटा। pH अगर पता है तो डायरेक्ट आप लोग क्या निकाल सकते हो, H+ आयन सांद्रण। तो क्या हो जाएगा बताओ, H+ आयन सांद्रण हो जाएगा बेटा कितना, 10⁻⁻4। क्यों,
क्योंकि हमने pH की वैल्यू जो थी वो कितनी थी 4, वो यहाँ पर पुट कर दी और ये हो गया मोल पर लीटर। ये आ गया हमारा H प्लस आयन सांद्रण। अब हमें तो क्या कैलकुलेट करना था बेटा, OH नेगेटिव सांद्रण। तो अब ये OH तो है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, जब आपसे OH नेगेटिव सांद्रण पूछ रहा हो तो पहले आप POH की वैल्यू निकालो। तो POH बराबर कितना होगा बेटा 14 माइनस के PH। तो POH इक्वल टू 14 माइनस के 4 और POH की वैल्यू आ गई बेटा 10। अब क्या करना है आपको, देखिए जब POH की वैल्यू 10 आ गई तो अब फिर से आप फॉर्मूला लगाओगे OH नेगेटिव सांद्रण इक्वल टू 10 की पावर माइनस के POH, और POH की वैल्यू है बेटा 10, तो यहाँ पर 10 रख दिया और मोल पर लीटर। तो आप लोगों को देखो दो मेथड से मैं सिखाना चाह रहा हूँ। एक तो आप पहले POH निकाल लो और फिर आप क्या कर लो, POH की वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल दो और आपका OH नेगेटिव सांद्रण निकल आएगा। दूसरा मेथड क्या है, अगर आपने H प्लस आयन सांद्रण निकाल लिया तो देखिए इन दोनों का जो गुणनफल होता है बेटा, H प्लस आयन सांद्रण और OH नेगेटिव आयन सांद्रण का, इन दोनों आयनों का जो गुणनफल रहेगा वह कितना रहता है 10 की घात माइनस के 14 रहता है। तो अगर आप लोग ये बात कह रहे हो कि H प्लस आयन सांद्रण कितना है 10 की घात माइनस के 4 और हमें OH नेगेटिव आयन सांद्रण की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगा, तो OH नेगेटिव आयन सांद्रण इस वैल्यू को इसके भाग में दे देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस के 14 और डिवाइड बाई 10 की घात माइनस के 4। ये ऊपर पहुँचेगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू और ये हो जाएगा 10 की घात माइनस के 10। तो बताओ वही आंसर आ रहा है दोनों फॉर्मूले से। तो चाहे तो आप H प्लस कैलकुलेट कर लो, उसके बाद इस वाले फॉर्मूले को याद रख लेना, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही है। दोनों मेथड से हमने सीख लिया, यह आपका एक मेथड हो गया, ठीक, और ये आपका सेकंड मेथड हो गया। चलिए, तो इस तरीके के भी न्यूमेरिकल आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको pH से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो थे वो समझ में आ गए होंगे और किस तरीके का क्वेश्चन आएगा ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, आइए अब हम लोग यहाँ पर pH का दैनिक जीवन में महत्व सीखते हैं। pH का दैनिक जीवन में महत्व क्या है। देखिए बेटा, जैसे कि मानव शरीर की अगर हम लोग बात करें तो मानव शरीर का जो pH मान होता है वह 7 से लेके 7.8 होता है। इसके बीच में ही हमारे मनुष्य के शरीर की जो सभी रासायनिक अवक्रियाएं होती हैं इसी pH पर क्या होती हैं, ज़्यादातर संपन्न होती हैं। अगर pH वैल्यू इस रेंज से, इस परास से बाहर चली गई तो बॉडी में रिएक्शन जो होती हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं और व्यक्ति को क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। अगर हम लोग रुधिर की बात करें तो रुधिर का जो pH मान होता है बेटा वह होता है 7.4। तो यह वैल्यू आपको याद रखनी है। रुधिर का pH मान कितना होता है बेटा 7.4। और मानव शरीर की जो ज़्यादातर रिएक्शन होती हैं, अभिक्रियाएँ होती हैं, वह pH इक्वल टू 7 से 7.8 के मध्य ही क्या होती हैं, संपन्न होती है। तो बहुत ही नैरो परास है, बहुत ही अल्प परास है जहाँ पर मनुष्य के शरीर की क्रियाएँ संपन्न हो रही हैं। ठीक, दूसरा आपको दैनिक जीवन में महत्व pH का यह याद रखना है कि जब pH का मान बेटा 5.6 से कम हो तो जो वर्षा होती है वह अम्लीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है बेटा, अम्लीय वर्षा। ठीक है, क्योंकि pH की वैल्यू अगर 7 से कम है तो वह अम्ल है और pH की वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाए तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगी। और यह क्वेश्चन आपसे एमयू में पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा कब कहलाती है। तो देखो दो चीज़ों में वहाँ पे डाउट आता है। एक वैल्यू और है pH की लेस देन 5.5। pH की वैल्यू अगर लेस देन 5.5 है तो तब दंत क्षय होने लगता है। इसका मतलब दांत खराब होने लगते हैं, दंत क्षय होने लगता है। क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते समय कुछ ना कुछ खाना हमारे दांतों के बीच में क्या हो जाता है, शेष रह जाता है और वह धीरे धीरे सड़ने लगता है और किस में कन्वर्ट होने लग जाता है बेटा, अम्ल में। और जब अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और जो लोग रेगुलर टूथ पेस्ट नहीं करते हैं उनके मुंह में अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है और वो दांतों को खराब करने लग जाती है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ये पता चली कि pH मान अगर 5.5 से कम हो गया तो दांत क्या होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे और टूथपेस्ट करना जरूरी हो गया। और टूथपेस्ट का नेचर कैसा होगा बेटा, क्षारीय। और टूथपेस्ट का अगर नेचर क्षारीय है तो वह अम्ल के साथ क्रिया करके क्या कर लेगा बेटा, लवण बनाएगा और वही चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और डेली हमको टूथपेस्ट करना आवश्यक है। तो एक चीज़ इन दोनों में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5.6 कहाँ था, 5.5 कहाँ था। तो आप लोग बहुत आसानी से याद रख सकते हो। जैसे हम लोग कहते हैं कि दांत कितने बेटा, 32। अगर 32 दांत है, 16 ऊपर 16 नीचे। ऐसे याद रखना है कि दशमलव के पहले भी वही संख्या, दशमलव के बाद भी वही संख्या है। तो क्या है, दांत से रिलेटेड बात चल रही है। चलिए कोई बात नहीं, ये याद हो गया होगा आसानी से। एक और चीज़ की हम लोग बात करते हैं दैनिक जीवन में महत्व की, कि मनुष्य के पेट में HCl अम्ल का बेटा रिसाव होता है।
HCl अम्ल का रिसाव होता है और HCl अम्ल खाना पचाने में बेटा सहायक होता है। और कभी कभी क्या होता है, HCl का अधिक रिसाव हो जाता है। अधिक रिसाव होने के कारण यह अम्लीयता बढ़ा देता है और अम्लीयता बढ़ने के कारण मनुष्य को प्रॉब्लम होने लगती है, उसे खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, गैस बनने लगती है और इसके लिए फिर डॉक्टर्स उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं बेटा। क्या देते हैं उसे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बेटा, ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस को कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? MgOH का होल ट्वाइस। आप लोगों को पता है MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और जो कि अधिकता में बने हुए अम्ल को क्या कर देगा बेटा? उदासीन कर देगा और जो एसिडिटी की प्रॉब्लम थी वह क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो इसके साथ आपको यह पॉइंट भी समझ में आया कि यहाँ पर हमने किस तरीके से पेट में बढ़ी हुई अम्लता को क्या कर दिया? कम कर दिया और उससे निजात पाई। ठीक, चलिए। और एक और यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है बेटा, जो आपके खाद्य पदार्थ हैं जैसे फल है और उन फलों में या फिर दूध है उसमें कौन सा अम्ल मिलता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे सिरका जो होता है बेटा, इसमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। कौन सा अम्ल होता है इसमें? एसिटिक अम्ल। तो अगर आपसे पूछे सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। या फिर आपको ऐसा उल्टा ऑप्शन दे देगा, एसिटिक अम्ल किस में उपस्थित होता है? सिरके में, नींबू में, इमली में या फिर संतरे में। तो आप लोग क्या टिक कर क्या हुए? सिरके में। ठीक, नींबू और संतरा इन दोनों में बेटा सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है इनमें? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, दोनों में सिट्रिक अम्ल होगा। इसके साथ साथ अगर आप याद रखो इमली को, इमली में जो होता है बेटा वह कौन सा अम्ल होगा? टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल होगा। इसके साथ आपको याद रखना है टमाटर। टमाटर भी बेटा खट्टा होता है और खट्टा है तो इसमें भी अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल। इसमें ऑक्सैलिक अम्ल होता है और ऑक्सैलिक अम्ल का यूज जंग के धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। जब जंग के धब्बे लग जाते हैं बेटा कपड़े पर तो उससे हटाने के लिए, जंग के धब्बों को हटाने के लिए, तो उन्हें हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑक्सैलिक अम्ल का यूज़ करना पड़ता है। आप अगर वहाँ पे टमाटर को अगर रगड़ दोगे तो वहाँ पे जंग के धब्बे क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। ठीक है, इसके साथ आपको क्या याद रखना है? और जैसे कि आपसे पूछ सकता है नेटल का डंक, नेटल का डंक या फिर आपका जो मधुमक्खी होती है, ठीक है, उसका डंक जो होता है, तो मधुमक्खी का डंक या फिर चींटी का जो डंक होता है, ठीक है, चींटी काट लेती है, इनमें बेटा कौन सा अम्ल मिलता है? इनमें होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक जो अम्ल है इसका जो फॉर्मूला है वो है HCOOH। यह डायरेक्ट कभी कभी देता है, इसे हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। इसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझेंगे कि भैया किस तरीके से इसका नामकरण किया गया। यह इसका IPC नेम है मेथेनोइक अम्ल और ये इसका सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। तो यह नेटल के डंक में पाया जाता है या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है और चींटी के डंक में भी यही उपस्थित होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ये हमारे पास क्या थे? खाद्य पदार्थ थे और ये जो डंक हैं इनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि नेटल के डंक के पास में ही वहाँ पे एक डॉक का पौधा पाया जाता है, डॉक। ठीक है, जो डॉक का पौधा है उसमें क्षार होता है बेटा, और अगर डॉक के पौधे की पत्तियां अगर आप नेटल के डंक पे रगड़ दोगे तो वहाँ पे आपको जल्दी राहत मिलेगी। ठीक, इसी के साथ आपने ये अम्ल भी देख लिया किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और पीएच वाला ये टॉपिक आपका क्या हो गया बेटा? कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लवण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लवण की। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।